हेलो दोस्तों, आकाश गंगा के YouTube चैनल पे मैं नीलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से MPPAT 2026 के लिए MCQs की एक सीरीज़ हमारे YouTube चैनल पे लेके आए हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारी कोचिंग संस्थान के द्वारा अभी MPPAT के भाई फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो MPPAT का फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय फॉर्म भरने के लिए दिया है उन्होंने और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही कम समय है। भाई एग्ज़ाम की भी डेट आ गई है, मई में आप लोगों की MPPAT की एग्ज़ाम है 2026 में और आप सभी अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और हमारी संस्थान के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। अभी हमारी संस्थान के द्वारा जो ऑफलाइन क्लासेस है जिसके लिए एक क्रैश कोर्स जारी किया गया, प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके लिए रामनवमी के उपलक्ष्य पर अभी उसमें बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हैं और उस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कोचिंग संस्थान के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस भी MPPAT की प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें MCQs की एक शानदार सॉल्यूशन सीरीज शुरू की गई है, जिसमें आप लोगों को प्रॉपरली एक MCQs की सीरीज मिलेगी, जिसमें उसका विथ सॉल्यूशन मिलेगा और जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन 4 ऑप्शन के बारे में सारी डिटेल से बताया जाएगा। आप उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे प्ले स्टोर से हमारी संस्थान का एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो है हमारे इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि IUSS के अनुसार क्ले कणों का आकार कितना होता है। आपको बताना है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस के अकॉर्डिंग जो मिट्टी के जो क्ले कण होते हैं उनका आकार कितना होता है। वहीं यदि हम बात करें तो इसका जो पहला ऑप्शन है 0.002 mm से कम, ऑप्शन बी है आपके पास में 0.002 से 0.02 mm, ऑप्शन सी है आपके पास में 0.02 से 2.0 mm और ऑप्शन डी है आपके पास में ए सभी। तो दोस्तों, आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर। और यदि हम बात करें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस की, तो इसकी स्थापना भाई 1924 में हुई थी। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस की स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना सन 1924 में हुई थी। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस के अनुसार क्ले कणों का आकार कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है। वहीं यदि हम बात करें, ये भाई जो मिट्टी के हम प्राथमिक कणों की बात करें, प्राथमिक कण जो होते हैं मिट्टी के वो 3 देखने को मिलते हैं हमें। एक होता है आपका क्ले, दूसरा होता है आपका सिल्ट, ठीक है, और तीसरा होता है आपका सैंड। ठीक है, ये मिट्टी के हमारे क्या है, प्राथमिक कण है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस के अकॉर्डिंग क्ले कणों का आकार 0.002 mm से कम होता है। वहीं यदि हम बात करें जो मिट्टी का जो सिल्ट कण है, जो हम सिल्ट बोलते हैं, ऐसे कण मिट्टी के जिनका आकार 0.002 से 0.02 mm होता है उसे आप सिल्ट कहेंगे। और मिट्टी के ऐसे कण जिनका आकार 0.02 से 2.0 mm होता है उसे आप क्या कहेंगे भाई, सैंड कहेंगे। तो आपको ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल ऑफ यूनियन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, साथ ही साथ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस के अकॉर्डिंग क्ले कणों का आकार कितना होता है, सैंड का कितना होता है और सिल्ट का कितना होता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कि कार्बनिक पदार्थ में पोषक तत्व कितने होते हैं। आपको बताना है जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें पोषक तत्व कितने देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके पास में 17, ऑप्शन बी है 14 और ऑप्शन सी है आपके पास में 13 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यदि हम बात करें भाई कार्बनिक पदार्थ मिट्टी के अंदर कितना % होता है, तो सबसे पहले हमें मिट्टी के संगठन के बारे में हमें पता होना चाहिए। मिट्टी के यदि संगठन की हम बात करते हैं तो मिट्टी में आप लोगों को ठोस भाग देखने को मिलता है और आपको मिट्टी के अंदर रंध्र भाग देखने को मिलते
होते हैं। वहीं यदि हम बात करें मिट्टी के अंदर ठोस भाग कितना % होता है, तो मिट्टी के अंदर जो है ठोस भाग 50% देखने को मिलता है। और मिट्टी के अंदर जो रंध्र होते हैं, ठीक है, मिट्टी के अंदर आप लोगों को 2 रंध्र देखने को मिलते हैं, एक देखने को मिलता है माइक्रो और एक देखने को मिलता है मैक्रो, ठीक है, मैक्रो और माइक्रोपोर आपको मिट्टी के अंदर देखने को मिलते हैं। और मिट्टी के अंदर जो रंध्र होते हैं वो 50% होते हैं। वहीं यदि मिट्टी के अंदर खनिज पदार्थ, मिट्टी के अंदर जो ठोस भाग होते हैं, तो मिट्टी के अंदर आप लोगों को ठोस भाग में आपको खनिज पदार्थ देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? खनिज पदार्थ। तो मिट्टी के अंदर जो खनिज पदार्थ होते हैं वो 45% होते हैं। कितने होते हैं? 45%। वहीं यदि मिट्टी के अंदर जो ठोस भाग है, ठोस भाग में आप लोगों को मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ भी देखने को मिलता है जो 0 से लगभग 5% होता है। वहीं मिट्टी के अंदर जो ठोस हमने रंध्र भाग देखे थे जो 50% होते हैं, उसमें वायु होती है आपकी 25%। कितनी होती है? 25%। और जल होता है आपका 25%। तो भाई आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि जो मिट्टी के अंदर पानी जो होता है वो मिट्टी के कौन से पोर में जमा होता है या मिट्टी के कौन से पोर में पानी देखने को मिलता है। तो ये हमने बात की है मिट्टी के संगठन की। तो जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें आप लोगों को बताना है कि पोषक तत्व कितने होते हैं। तो ऑप्शन ए था 17, ऑप्शन बी था 14, ऑप्शन सी था आपका 13। तो जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भाई 14। जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ में आपको 14 पोषक तत्व देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं? 14 पोषक तत्व देखने को मिलते हैं, जिसमें से आप लोगों को वो कौन कौन से ऐसे 14 पोषक तत्व है वो देखते हैं। तो भाई नाइट्रोजन देखने को मिलता है, फास्फोरस देखने को मिलता है, पोटेशियम देखने को मिलता है, कैल्शियम देखने को मिलता है, मैग्नीशियम देखने को मिलता है और सल्फर देखने को मिलता है, आयरन देखने को मिलेगा आपको, क्लोरीन, कॉपर, जिंक, बोरान और मैंगनीज और निकिल और मोलिब्डेनम। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से टोटल आपको कार्बनिक पदार्थ में 14 पोषक तत्व देखने को मिलते हैं। वहीं यदि हम बात करें जो खनिज पदार्थ है ना, खनिज पदार्थ की यदि हम बात करें तो खनिज पदार्थ में आपको 13 पोषक तत्व देखने को मिलेंगे। कितने? 13। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ में 14 देखने को मिलेंगे और खनिज पदार्थ में आपको 13 पोषक तत्व देखने को मिलेंगे। बस ये नाइट्रोजन हमारा खनिज पदार्थ में देखने को नहीं मिलता है। बाकी शेष जितने 13 पोषक तत्व है वो आप लोगों को खनिज पदार्थ में देखने को मिलते हैं। वहीं यदि हम बात करें जो हमारे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, है ना, तो पौधों के लिए जो है वो आवश्यक पोषक तत्व या अनिवार्य पोषक तत्व जो आर्नन और स्टाउट नामक वैज्ञानिकों ने बताया कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं। तो यदि हम बात करें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की तो वो है 17। ठीक है, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है 17। बस कौन कौन से हैं? बस 3, यहाँ 14 देख लिए, ये 14 के 14 पूरे 14 पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 भी इसमें आप जब ऐड कर देते तो टोटल 17 हो जाते हैं। तो ये 17 पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि कार्बनिक पदार्थ में पोषक तत्व कितने होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14। और खनिज पदार्थ में 13 और पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं? 17। तो ये 17 के 17 आप लोगों को पोषक तत्व मैंने बता दिया। यदि ये पौधों को 17 पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो पौधों में अनेकों प्रकार की विकृतियां या फिर डिसऑर्डर या बीमारियां या पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता है। इसी के लिए ये 17 पोषक तत्व पौधों के लिए अनिवार्य है। अब आप कमेंट्स बाद में बताएंगे कि पौधों के लिए लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। अब बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 का वायुमंडल की तुलना में मिट्टी में कितने गुना देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन ए है 10 गुना, ऑप्शन बी है 20 गुना और ऑप्शन सी है 50 गुना और ऑप्शन डी है 100 गुना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 10 गुना। कितना है भाई? 10 गुना। आपको इसके बाद इसी क्वेश्चन के लिए मैं आगे के लिए छोड़ता हूं कि आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि मिट्टी के अंदर
ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है और नाइट्रोजन कितने परसेंट देखने को मिलती है। आगे बढ़ते जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है गेहूं में किस प्रकार का पॉलिनेशन देखने को मिलता है। स्टूडेंट, आप लोगों ने हमारी यूट्यूब चैनल पे एक पॉलिनेशन की बहुत ही शानदार तरीके से क्लास है अपलोड है, आप उस क्लास को देखिएगा। आपको पॉलिनेशन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन उस क्लास से, आप यदि उस क्लास को प्रॉपरली रूप से देखते हैं तो पॉलिनेशन से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आप जरूर जाके देखिएगा, पॉलिनेशन से संबंधित देवेंद्र सर की एक क्लास है, उसमें पॉलिनेशन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स में बताया गया है, आप उसे जरूर देखिएगा। तो आपको बताना है कि जो गेहूं है उसमें किस प्रकार का पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए है सेल्फ पॉलिनेशन, ऑप्शन बी है क्रॉस पॉलिनेशन और ऑप्शन सी है आपके पास में ओपन क्रॉस पॉलिनेशन और ऑप्शन डी है ए सभी। तो आपको बताना है कि जो गेहूं है जिसे अनाजों का राजा कहा जाता है उसमें किस प्रकार का पॉलिनेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। वही यदि हम बात करें, सबसे पहले आप जब तक आंसर दीजिएगा, जितने भी अनाज वाली फसलें हैं, ठीक है, अनाज वाली फसलें में जितनी भी अनाज वाली फसल है जैसे कि धान, ज्वार, ये सब क्या है, मैं अनाज वाली फसलें लिख रहा हूँ, ठीक है, जौ, जई, ठीक है, और पीटीसी और बहुत सी फसलें हैं अनाज वाली फसलें। तो जितनी भी हमारी अनाज वाली फसलें हैं, मात्र किनको छोड़कर, मक्का, ठीक है, मक्का, बाजरा, ठीक है, इनमें आप लोगों को क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। और एक और फसल है अनाज वाली फसल ज्वार, ठीक है, इसमें आप लोगों को ओपन क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। बाकी जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं उसमें सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि गेहूं में किस प्रकार का पॉलिनेशन, आपसे पूछा है कि किस प्रकार का पॉलिनेशन देखने को मिलता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। हमारी सारी की सारी जो अनाज वाली फसलें हैं उसमें सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। मक्का बाजरा को छोड़कर, मक्का और बाजरा में क्रॉस पॉलिनेशन, ज्वार में आप लोगों को ओपन क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि गेहूं में जॉइंटिंग स्टेज कितने दिनों के बाद देखने को मिलती है। आपको बताना है कि जो गेहूं है उसमें जॉइंटिंग स्टेज आप लोगों को कब देखने को मिलती है, कितने दिनों में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए है 5 से 7 दिन, ऑप्शन बी है आपके पास में 21 दिन और ऑप्शन सी है आपके पास में 40 से 45 दिन और ऑप्शन डी है 60 से 65 दिन। तो आपको बताना है कि जो गेहूं है हमारा, ठीक है, जो अनाजों का राजा बोलते हैं जिसे अनाज वाली फसल है, उसमें जॉइंटिंग स्टेज आप लोगों को कितने दिनों के बाद देखने को मिलती है। यदि हम बात करें मिट्टी में, नहीं सॉरी, गेहूं के अंकुरन की यदि हम बात करें, अंकुरन आपको 5 से 7 दिनों के अंदर देखने को मिलता है। कितने दिनों के अंदर? 5 से 7 दिनों के अंदर। वहीं यदि हम बात करें गेहूं में एक और स्टेज आती है CRI, ठीक है, जिसे आप लोगों को बताना है कि गेहूं में कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये गेहूं की सिंचाई की एक क्रिटिकल स्टेज होती है, इसमें पानी देना बहुत ही जरूरी होता है। गेहूं के लिए लगभग 6 पानी की आवश्यकता होती है। कितने? 6 पानी की, परंतु आपके पास में 6 पानी उपलब्ध नहीं है, परंतु आप CRI स्टेज में पानी देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है गेहूं की फसल के लिए। तो आपसे पूछ लिया जाए कि गेहूं के लिए सिंचाई की क्रिटिकल स्थिति कौन सी है, क्रांतिक अवस्था कौन सी है, तो आपको बताना है CRI स्टेज। तो जो गेहूं में CRI स्टेज जो होती है वो लगभग 21 दिनों के अंदर 21 दिनों में आती है। वहीं यदि हम बात करें गेहूं के अंदर टिलरिंग स्टेज, क्या है टिलरिंग स्टेज? भाई गेहूं के अंदर देखो इस तरीके से जब टिलर्स आते हैं ना, इसे बोलते हैं टिलरिंग स्टेज। तो जो टिलरिंग स्टेज है वो 40 से 45 दिनों में आती है। कितने दिनों में? 40 से 45 दिनों में। और जो आपकी जॉइंटिंग स्टेज है गेहूं के अंदर, मतलब कि इस तरीके से आप लोगों को वहां पे जॉइंट देखने को मिलते हैं, है ना। जॉइंटिंग स्टेज जो होती है वो 60 से 65 दिनों के अंदर गेहूं के अंदर आती है। तो इसका जो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है, भाई गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। आपको बताना है कि गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है आपका दूसरा, ऑप्शन सी है आपका तीसरा और ऑप्शन डी है आपका चौथा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। क्या है? सेकंड स्थान है हम लोग गेहूं के उत्पादन में। गेहूं के उत्पादन में यदि हम बात करें
उत्पादन में विश्व स्तर पर, ठीक है, विश्व स्तर पे यदि हम बात करें गेहूं उत्पादन में तो प्रथम स्थान पे क्या है, चीन है। सबसे ज़्यादा गेहूं का जो उत्पादन होता है वो चीन में होता है। फिर भारत सेकेंड स्थान पे है, क्या है, भारत सेकेंड स्थान पर है। वहीं यदि हम बात करें फल और सब्जी उत्पादन की, ठीक है, फल एवं सब्जी उत्पादन की यदि हम बात करें तो फल और सब्जी उत्पादन में भी चीन फर्स्ट नंबर पे है और भारत सेकेंड नंबर पर है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। आपको हमें याद रखना है कि गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान किसका है, चीन का है। बढ़ते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है कि उद्यानिकी वर्ष कब घोषित किया गया था। आपको बताना है कि उद्यानिकी वर्ष कब घोषित किया गया था। ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है आपके पास में 2012 और ऑप्शन डी है 2014। तो आप जो भारत सरकार द्वारा है ना, उद्यानिकी वर्ष जो है भारत सरकार द्वारा 17 फरवरी, ठीक है, कब भाई, 17 फरवरी 2012, ठीक है, 17 फरवरी 2012 को उद्यानिकी वर्ष घोषित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। वहीं यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष की, तो अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष जो है वो कब घोषित किया गया था, 2008 को। वहीं यदि 2010 की हम बात करें तो जैव विविधता, ठीक है, क्या भाई, जैव विविधता खेती वर्ष, है ना, खेती वर्ष जो है वो घोषित किया गया था 2010 को। 2012 भारत सरकार के द्वारा उद्यानिकी वर्ष घोषित किया गया। वहीं यदि 2014 की बात करें तो 2014 को पारिवारिक खेती वर्ष घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब शुरू की गई थी। आपको बताना है कि जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके द्वारा एक स्कीम शुरू की गई थी, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जिसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन ए है 2013, ऑप्शन बी है 2014 और ऑप्शन सी है 2015 और ऑप्शन डी है 2016। यदि हम बात करें सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से, कहाँ से, सीहोर जिले से 19 फरवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 2015 को, 19 फरवरी 2015 को। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था किसानों की खेत की मिट्टी की जांच करना और उन्हें सॉइल कार्ड प्रदान करना, जिससे ताकि किसानों को उनकी मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है उनका पता लगाया जा सके और उस अकॉर्डिंग वो अपने खेतों में खाद उर्वरक डाल सके और अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके। यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 19 फरवरी 2015 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से शुरू किया गया था। ठीक है, अब हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि भारतीय जो है बागवानी अनुसंधान संस्थान, जिसे वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है बेंगलोर, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है इसका कि पंजाब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बेंगलोर। ठीक है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बेंगलोर में। ये बागवानी की यदि हम बात करें, बागवानी की 4 शाखा आप लोगों को देखने को मिलती है। बागवानी को अंग्रेजी में हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। भाई पीएटी के स्टूडेंट है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं और इसकी 4 शाखा देखने को मिलती है। पोमोलॉजी, ठीक है, फल विज्ञान, और दूसरी है आपकी सब्जी विज्ञान, ओलेरिकल्चर, ठीक है, ओलोरिकल्चर, और तीसरी है आपकी फ्लोरिकल्चर। क्या है, फ्लोरिकल्चर। और चौथी है आपकी फ्रूट्स एंड
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो आपको बागवानी की चारों शाखाओं को देखना है। ठीक है, फलों का अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है, सब्जियों का अध्ययन करना फ्लोरिकल्चर, फूलों से संबंधित जो अध्ययन करते हैं हम लोग, फूलों की खेती करते हैं वो फ्लोरिकल्चर, और फल और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जिन विधि और जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं उनसे संबंधित अध्ययन करना प्रिजर्वेशन का, फल और सब्जी प्रिजर्वेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है। ठीक है, आज के लिए आपके लिए इतने ही प्रश्न थे। नेक्स्ट आप लोगों को वीडियो में अगले और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आता है तो अपने दोस्तों के बीच में बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको किन टॉपिकों पर MCQ सीरीज चाहिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से हमारी संस्थान के द्वारा आप लोगों के लिए उन टॉपिकों पर भी वीडियो बनाए जाएंगे। अभी हमारी कोचिंग संस्थान के द्वारा MPPAT के जो ओल्ड क्वेश्चन है, जो पुराने पेपर है, उससे भी जो पुराने प्रश्न हैं उनको भी लेकर आया जा रहा है ना। तो आप लोग, आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।